आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बाय आरबीआई। मास्टर डायरेक्शन समरी है किसी भी टॉपिक पे जो आरबीआई नोटिफिकेशंस वगैरह सबको जारी करता है। मास्टर डायरेक्शंस अपडेट होते हैं एज इन व्हेन, जब भी कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी रेगुलेशन चेंज होता है वो मास्टर डायरेक्शन में आपको अपडेटेड मिल जाएगा। बिफोर वी गो फर्दर, रिक्वेस्ट है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ग्रेट, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। पहले बात करते हैं इन मास्टर डायरेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी की। ये मास्टर डायरेक्शंस एप्लीकेबल है सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर। ये आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल और फॉरेन बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर जनरल गाइडलाइंस इशू की गई हैं, एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसके अंदर बैंक्स को जो भी इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे एडवांसेस पे, अपना जो लोन्स वो देते हैं उसके ऊपर, वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर फॉलो करेंगे। आरबीआई सबसे पहले कहता है कि हर बैंक को एक बोर्ड अप्रूव्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अप्रूव करेंगे पॉलिसी, वो पॉलिसी बनानी जरूरी है। लेकिन वो पॉलिसी जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू किए हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर होगी, उससे बाहर या उससे कॉन्ट्ररी नहीं हो सकती। वो गाइडलाइंस क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, बैंक चाहें तो किसी भी तरह के लोन को या तो फिक्स्ड रेट या फिर फ्लोटिंग रेट पे ले सकते हैं। फिक्स्ड रेट मतलब कि पूरा टेन्योर पे आपका इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करेगा वो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटो लोन लेते हो या पर्सनल लोन लेते हो, उसमें आपका लोन की स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है और आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। फ्लोटिंग रेट वो होते हैं जो होम लोन्स कई बार फ्लोटिंग रेट पर होते हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बैंक्स करते हैं वो जनरली फ्लोटिंग रेट पर होते हैं। फ्लोटिंग मतलब उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन के टेन्योर पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ये जो आपका फिक्स रेट है या जो फ्लोटिंग आप रेट तैयार करते हो, वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बेंचमार्क्स सेट किए जाएंगे, उनसे नीचे नहीं हो सकते। इसमें आरबीआई ने बाद में थोड़ी एक्सेप्शंस भी दी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे वो मंथली इंटरवल्स में करेंगे। इसका एक्सेप्शन एग्री लोन्स है जो लोन फार्मर्स को दिया जाता है, जो एक अलग सर्कुलर में नोटिफिकेशन पे कवर्ड है। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो राउंड ऑफ होना चाहिए आईएनआर लोन्स का, रुपी लोन्स का, टू द नियरेस्ट रुपी। मतलब बैंक्स आपसे 37.57 नहीं चार्ज कर सकता, पैसे में चार्ज नहीं कर सकता, रुपी में राउंड ऑफ करके ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसके अलावा पीनल इंटरेस्ट बैंक चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड अप्रूव यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बैंक्स को ये कंसिडरेट होना चाहिए कि क्या कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से बोरोवर है वो पैसा नहीं दे पा रहा। जनरल गाइडलाइंस के बाद आता है इस मास्टर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज बेंचमार्क्स। सो बैंक्स पहले अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते थे जो भी लोन वो लोग देते थे। 2003 में आरबीआई पहली बार कंसेप्ट लेकर आया जिसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बोला जाता है, बीपीएलआर। उसके अंदर जो भी बैंक का सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर था उसको वो जो इंटरेस्ट रेट देते थे वो बेंचमार्क बन जाता था। तो अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले रहे हो तो वो बोला जाएगा बीपीएलआर माइनस दिस मच परसेंटेज विल बी चार्ज टू यू। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिविलेज कस्टमर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो जनरली बैंक्स को इन्फ्लुएंस करते थे कि उनसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए उनके लोन के ऊपर। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए आरबीआई सबसे पहले 2010 में एक कंसेप्ट लेकर आया जिसे कहा जाता था बेस रेट कॉन्सेप्ट। बेस रेट क्या था? एक इंटरेस्ट रेट था, एक बेंचमार्क था जिसके नीचे बैंक्स लोन नहीं दे सकते। बेस रेट का फॉर्मूला, इक्वेशन आरबीआई ने बैंक्स को दी थी और हर बैंक का बेस रेट अलग होगा डिपेंडिंग ऑन देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब मैं जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दे रही हूं वो मेरा फंड्स की कॉस्ट होती है। उस चीज के बेसिस पर, मतलब मैं जो लेंड कर रही हूँ किसी को भी, थोड़ी एक्सेप्शंस को छोड़कर, वो मेरी कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन या जो मर्जी हो। मतलब कि कोई भी लोन जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको इशू हुआ है, आपको जारी हुआ है 2010 से पहले, तो वो आपका बीपीएलआर से लिंक्ड होगा। और जो 2010 से लेकर 2016 तक
जो जारी हुआ है वो आपका बेस रेट पर होगा, आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा। लेकिन 2016 के बाद जो बेस रेट है वो रिप्लेस कर दिया गया था एक और नए कंसेप्ट से, वो था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, एमसीएलआर। इसको चेंज करने का रीजन ये था, और आरबीआई ने इसको मेंशन भी किया था अपने प्रेस रिलीज के अंदर। आरबीआई एक्सपेक्ट करता था कि वो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस करता है, मतलब कि अपने रेपो रेट पे या रिवर्स रेपो रेट पे कुछ भी चेंजेस करता है, वो इमीडिएटली जो रेट पे जो बैंक्स इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बोरोअर से, उस पर रिफ्लेक्ट करे, ताकि जो पर्पस रहता है आरबीआई का रेपो रेट वगैरह को पॉलिसी रेट्स को चेंज करने का, वो होता है अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो कम होती है, मनी सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से महंगाई कम होती है। लेकिन अगर आरबीआई ने रेपो रेट आज चेंज किया और बैंक्स कह रहे हैं भाई बेस रेट जो है उसमें टेन्योर्स का कोई चेंज नहीं है, बेस रेट एक ही रहेगा, तो वो इमीडिएटली बेस रेट पे रिफ्लेक्ट नहीं करता था। उसको इस जो क्राइटेरिया को ठीक करने के लिए एमसीएलआर लाया गया, ताकि जो भी पॉलिसी रेट्स आरबीआई चेंज करे वो इमीडिएटली बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स पे नजर आए, रिफ्लेक्ट करे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड जो लेंडिंग है वो जो उसका कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब वो जो कॉस्ट है, मैं सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में कुछ भी एक्सपेंसेस करती हूँ या फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती हूँ कस्टमर को, या बैंक बोरो करता है बाकी लोगों से एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग, उन सब चीजों को देखकर एक मार्जिनल कॉस्ट बनेगी बैंक को, कितना कॉस्ट पड़ती है फंड्स कलेक्ट करने में, डिपॉजिट्स कलेक्ट करने में, वो 92% रहेगा उसका वेटेज। इसके अलावा एक आपका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का कंसेप्ट है कि जो भी नेटवर्थ है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स निकलेगा। सेकेंड क्राइटेरिया था नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। देखिए बैंक ने एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जितना लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट किया वो मान लीजिए 100 रुपया है, लेकिन उस 100 रुपया में से एक छोटा परसेंटेज जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, 4.5% मान लीजिए, वो बैंक को आरबीआई के पास एज करंट अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ता है, और आरबीआई उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देता। इसके लिए जो भी मैंने कॉस्ट बनाई अपनी मार्जिनल कॉस्ट फंड्स की, उसमें जो मेरा, क्योंकि मुझे सीआरआर पे 0 इंटरेस्ट मिल रहा है, उस कॉस्ट को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला आरबीआई ने दिया था, व्हिच इज रिक्वायर्ड सीआरआर, कितना सीआरआर आपको रखना है, मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट, आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बेसिस पे हम उसको ऐड करेंगे नेगेटिव कैरी ड्यू टू जो हमारा सीआरआर आएगा। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता था ऑपरेटिंग कॉस्ट का। बैंक्स जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है अपनी लोन की, वो आप उसको पार्ट बनाओगे अपने एमसीएलआर रेट। अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसमें बैंक्स को ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेसिंग फी वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो वो एमसीएलआर का पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वही ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वो कस्टमर से चार्ज अलग से नहीं करते। चौथा पार्ट इज टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम मतलब बैंक्स के लिए अगर वो ज्यादा टेन्योर का, ज्यादा पीरियड का लोन दे रहे हैं वो ज्यादा रिस्की होता है, कम टेन्योर का लोन कम रिस्की होता है। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको 1 महीने का, 2 महीने का लोन दे रही हूँ, महीने 2 महीने में आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी इनकम, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको 10 साल का, 20 साल का लोन दे रही हूँ, तो इस टेन्योर में हो सकता है आपका बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्रेडिबिलिटी में, आपकी इकोनॉमी, इनकम जनरेशन कैपेसिटी में, आपकी हेल्थ में बहुत कुछ आ सकता है। तो इसीलिए अगर लॉन्गर टेन्योर है तो एक प्रीमियम चार्ज होगा। ये एक अलग कंपोनेंट है जो एमसीएलआर को बेसिकली टू अ लार्ज एक्सटेंट बेस रेट या बाकी चीजों से अलग बनाता है। क्योंकि टेन्योर प्रीमियम अलग-अलग टेन्योर्स का अलग-अलग रहेगा, इसीलिए अलग-अलग टेन्योर्स का, अलग-अलग पीरियड का बैंक को एमसीएलआर अलग-अलग पब्लिश करना पड़ेगा। अनलाइक अ बेस रेट जो किसी भी टेन्योर लोन का एक ही आपके पास बेस रेट होता था, एमसीएलआर अलग-अलग बकेट्स का, अलग-अलग टेन्योर का अलग-अलग रहता है। उसके अंदर आरबीआई ने आपको बोला, सारे बैंक्स को बोला कि आप कम से कम 5 टेन्योर्स का तो पब्लिश करो। ये 5 टेन्योर्स हैं: ओवरनाइट एमसीएलआर, अपना 1 मंथ एमसीएलआर,
3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ्स एमसीएलआर, 1 ईयर एमसीएलआर। और आरबीआई ने बोला बैंक्स को, जो बड़े बैंक्स हैं वो चाहें तो ज़्यादा लंबे टर्म का टेन्योर का भी एमसीएलआर पब्लिश कर सकते हैं। बहुत से बड़े बैंक 3 साल का, 5 साल का भी एमसीएलआर देते थे। तो ये चलता कैसे है? ये मान लीजिए मैंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है और मेरा वो मार्क्ड है, वो मेरा उसमें बेंचमार्क उन्होंने रखा है मेरा 6 मंथ्स का एमसीएलआर। तो जो भी 6 मंथ्स की बैंक को मतलब टेन्योर प्रीमियम या डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट बनती है, उस कॉस्ट पे एक स्प्रेड, एक मार्जिन चार्ज किया जाएगा मुझसे, और 6 महीने के बाद ये रिवाइज होगा। ये इस तरह से एमसीएलआर जो है वो चलता है। एमसीएलआर लाने के बावजूद भी आरबीआई रियलाइज कर रहा था कि वो जो चेंजेस चाहता था कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट पे आरबीआई चेंज करे, और वो इमीडिएटली बैंक्स की लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करे, वो चीज नहीं हो रही थी। इसलिए फाइनली 2019 में आरबीआई ने कहा कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको जो बैंक्स लोन देते हैं, दैट हैज टू बी लिंक्ड टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क। वो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स क्या रहेंगे? वो आरबीआई का रेपो रेट हो सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मंथ्स के या फिर 6 मंथ्स के ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, उस पे जो यील्ड आता है, जो रिटर्न आता है, वो एफबीआईएल जो हमारा फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड है, वो उसकी वेबसाइट पे जो पब्लिश होता है, या फिर कोई और एक्सटर्नल बेंचमार्क, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी लोन्स हो गए, वो काफ़ी बार लाइबोर में पहले और अब अल्टरनेट रेफरेंस रेट उस पे बेस्ड होता है। तो कोई और एक्सटर्नल बेंचमार्क भी चूज़ किया जा सकता है। मतलब कि जो भी आप लोन दे रहे हो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो माइक्रो वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक है, टर्नओवर अपना 5 करोड़ तक का है, और जो अपना स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए जिनका इन्वेस्टमेंट इज स्टिल 10 करोड़ एंड जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो 50 करोड़ तक की है। उसके बाद 2020 में आरबीआई ने बोला कि जो भी आप फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट पे जो भी आप लोन दे रहे हो मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ कवर होंगे। इसके अलावा बैंक्स की मर्जी है, वो अगर चाहें तो फिक्स्ड रेट पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो एमसीएलआर के साथ भी लिंक कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उनको अपनी पॉलिसी में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो भी 3 ईयर से कम का लोन है, वो अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क जो सिमिलर टेन्योर का जो बेंचमार्क है उससे कम नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइंस, ये बेंचमार्क्स आरबीआई ने इस मास्टर डायरेक्शन में मेंशन की है। इस मास्टर डायरेक्शन में आरबीआई ये भी बोलता है कि क्या स्प्रेड है, क्या डिफरेंस है, जो मार्जिन है, जो बैंक्स चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। देखिए, बैंक का एक कॉस्ट ऑफ फंड्स तो पड़ा, मुझे इतना खर्चा पड़ता है पैसा कलेक्ट करने का, उसके ऊपर ऑब्वियसली बैंक थोड़ा स्प्रेड करेगा, एक मार्जिन रखेगा और फिर ही इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। आरबीआई के अकॉर्डिंगली बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें आरबीआई ने कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या वो नहीं दिए, बस ये बोला है कि क्रेडिट प्रीमियम आप जो भी चार्ज कर रहे हो या बाकी सब चीज़ें करो, रैशनलाइज़ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। ये स्प्रेड के बारे में आरबीआई मेंशन करता है। आखिर में आरबीआई इन्हीं मास्टर डायरेक्शंस में जो बेंचमार्क्स हैं, उनकी एक्सेप्शंस की बातें करता है। एक्सेप्शंस के अंदर सबसे पहले आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, जहाँ पर सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट कहता है कि आप सब्सिडाइज्ड कम रेट पे इंटरेस्ट पे आप लोन दीजिए। जैसे अभी थोड़े साल पहले होम लोन के ऊपर था, काफ़ी बार किसानों के लिए लोन होता है, जो सब्सिडाइज्ड सबवेंशन स्कीम आप कहते हो, वो नीचे हो सकता है एमसीएलआर कोई किसी भी बेंचमार्क से। सेकंड एक्सेप्शन है वो लोन्स जो रीफाइनेंस के लिए दिए जाते हैं, या फिर अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हो जो रीस्ट्रक्चर्ड है, एनपीए हो चुका हुआ था लेकिन अब आप उसको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा से फॉर्म करके कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क से। इसके अलावा लोन जो बैंक अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, इंक्लूडिंग अपना रिटायर्ड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज लोन अगेंस्ट ओन फंड्स। ओन फंड्स मतलब मेरी खुद की एफडी चल रही है, वो एफडी में बी इन जॉइंट नेम, इट मे बी इन सिंगल नेम, और मैं अपने ही खुद के अकाउंट में उसके अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट ले रही हूँ, उसके अगेंस्ट लोन ले रही हूँ, या फिर मैं प्रोप्राइटर हूँ और मेरी फर्म के नाम से लोन ले रही हूँ, या फिर मैं पार्टनर हूँ और फर्म पार्टनरशिप फर्म के नाम से लोन ले रही हूँ। ये सब का मतलब होता है लोन अगेंस्ट ओन फंड्स।
उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सकता है अगर फ्रॉम अ बेंचमार्क। मतलब मान लीजिए मेरी एफडी है वो 5% पे चल रही है, बैंक उसमें 1% का स्प्रेड रखता है, तो मुझसे 6% चार्ज कर सकते हो। ये 6% हो सकता है बैंक के एमसीएलआर से कम हो या जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क है उससे कम हो, चलेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है टू द बेंचमार्क रूल गिवन बाय आरबीआई। आई होप आपको आज का मेरा सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और रिक्वेस्ट है, इस जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक एंड योर सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर